नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप एबीपी न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं इंडिया चाहता है। 37 साल हो गए यूपी में कभी किसी पार्टी की सरकार दोहराई नहीं गई है। अब भारतीय जनता पार्टी इस इतिहास को बदलने का वादा कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना जाना पहचाना दांव जमकर आजमा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक अपने मिशन और रणनीति से इस वक्त लैस दिखाई दे रहे हैं। तो आज इंडिया सबसे ज्यादा यही जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की यूपी जीतने की रणनीति क्या है। वहीं इंडिया यह भी जानना चाहता है कि क्या यूपी के चुनाव में इस बार भी ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है या फिर बुनियादी सवालों पर चुनाव लड़े जाएंगे। 35% लोगों ने इस खबर को देखना पसंद किया है, जबकि 11% लोगों की नजर बिहार की उस खबर पर है जिसमें नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जहरीली शराब के पीड़ितों की जान की कीमत 5,000 रुपए तय की है। तो शुरुआत यूपी चुनाव की खबरों के साथ ही करेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे कर सरगर्मियां इस खबरों की बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी ने अपनी जोड़ी नंबर 1 के लिए नवंबर का प्लान तैयार कर लिया है। प्लान को अंजाम देंगे पीएम मोदी और अमित शाह, जिसका अगले मंगलवार से धुआंधार यूपी दौरा जिनका शुरू हो रहा है। क्या है वो नवंबर प्लान, इसी पर मेरे सहयोगी नीरज पांडे और रणबीर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आप समझ जाएंगे कि बीजेपी के लिए यूपी कितना जरूरी है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। बयानों की राजनीति का ये रंग अब और चोखा होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी एक बार फिर से मिशन यूपी पर होगी। दौरे ताबड़तोड़ होंगे, तैयारियां भव्य होंगी। मंच और ब्रांडिंग दोनों बड़ी होगी और इन सब का गवाह बनेगा माह नवंबर, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार पीएम का काफिला यूपी कूच करेगा। 16 नवंबर को पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 19 नवंबर को झांसी किले में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 20 से 22 नवंबर को लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें भी पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। 25 नवंबर को पीएम का जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम है। यानी पीएम मोदी हफ्ते भर में पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक सबको साधने की कोशिश करेंगे। पीएम आएंगे तो चुनावी माहौल बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। और बीजेपी की रथ से रेस में साइकिल ना पिछड़ जाए, इसीलिए अखिलेश भी आज के काम में अतीत की याद जनता को दिला रहे हैं। पूर्वांचल के विकास के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट का शिलान्यास और जितनी भी कार्रवाई होनी थी समाजी सरकार में हुई, लैंड एक्विजिशन से लेकर के अलाइनमेंट, ये समाजवादी काम है। आज भी उद्घाटन समाजवादी सरकार के हो रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर हर दल इसलिए दावा कर रहा है क्योंकि लखनऊ से गाजीपुर तक 9 जिलों से गुजरने वाली 341 किलोमीटर लंबी ये सड़क पूर्वांचल से लेकर बिहार तक के लोगों को फायदा पहुंचाएगी और रिटर्न गिफ्ट के तौर पर वोट मिलेगा। इसीलिए पीएम के हाथों सड़क का उद्घाटन करा के योगी इसे अपने विकास के मॉडल के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। जब अखिलेश यादव के एक्सप्रेसवे का जिक्र होता है तो लोग कहते हैं कि एक गिलास पानी भरकर अपने डैशबोर्ड पर रख के गाड़ी चलाओ तो पानी छलकेगा नहीं। क्या योगी जी के पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी ये खासियत है? इसकी पड़ताल के लिए मैंने भी एक ग्लास लिया है।
इसमें पानी भरा है और इसको मैं अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख देता हूँ। और अब मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से लखनऊ की तरफ लेके चलता हूँ और देखता हूँ कि क्या पानी छलकता है या नहीं। कि इस वक्त मैंने पहले गियर और अब दूसरे गियर पे गाड़ी रख दी। दूसरे गियर के बाद अब मैं इस गाड़ी को तीसरे गियर पे करता हूँ और अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ। इसके बाद अब मैं चौथे, पांचवें और छठवें गियर तक जाऊंगा और देखूंगा कि क्या पानी गिरता है या नहीं। ये छठवां गियर लग चुका है और छठवें गियर पे मेरी स्पीड 80 से ऊपर है और इसको अब मैं बढ़ा करके 100 के आसपास ले जाता हूँ। और अभी भी आप देखिए कि पानी बिल्कुल भी छलक नहीं रहा है, यानी कि जो रोड है उसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। 100 की स्पीड आ चुकी है और आप पानी देखिए अभी भी ग्लास में जैसे था वैसे ही है और छलक नहीं रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बीजेपी के लिए वोट कितना दौड़ेगा या फिर इससे अखिलेश यादव की साइकिल को रफ्तार मिलेगी, इसका अंदाजा लगाने में अभी थोड़ा वक्त है। लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह की जोड़ी दो मोर्चों पर काम करती दिख रही है। एक तरफ विकास का नारा है तो दूसरी तरफ धार्मिक सांस्कृतिक पहचान। 2017 के विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पूरे विपक्ष को सिरे से उखाड़ फेंका था और इस बार भी ये जोड़ी पूरे जोश में दिखेगी। बीजेपी के एक्शन प्लान के मुताबिक अमित शाह पूरे एक्शन में हैं और जिलों में जाकर जनता के दिलों को जीतने की रणनीति है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऐसे उद्घोष और कार्यकर्ताओं में जोश चुनावी जमीन को मजबूत करते हैं, जीत की बुनियाद डालते हैं और सत्ता की बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। और बीजेपी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए 12-13 नवंबर को अमित शाह वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। आजमगढ़, जौनपुर और बस्ती में भी अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 20 से 22 नवंबर को होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए भी अमित शाह लखनऊ में रहेंगे। इस दौरान पार्टी के अलग अलग धड़ों की बैठक भी करेंगे, चुनावी तैयारियों की रूपरेखा तय करेंगे। मतलब ये कि यूपी में अगले मंगलवार से सियासी वॉर छिड़नी तय है, जिसमें विपक्ष भी पूरे जोर से जोर आजमाइश करेगा। आप लोगों ने गौर किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पैर उत्तर प्रदेश में ही रहता है। जुलाई से लेकर अब तक 6 बार यूपी का दौरा कर चुके हैं पीएम मोदी, जबकि इसी महीने 4 बार यूपी का चक्कर वो लगाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की छवि, उनकी कोशिश, अमित शाह की रणनीति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आक्रामक प्रचार को देखते हुए आज की इस लीड स्टोरी पर मेरी राय बहुत साफ है कि बटे हुए विपक्ष के लिए बीजेपी को हराना आसान नहीं होगा। जी हां, विपक्ष बटा हुआ है, ऐसे में बीजेपी की इस आक्रामक रणनीति को हराना आसान नहीं होगा। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें और अगर असहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944002 पर मिस कॉल दे सकते हैं। इस पूरे बुलेटिन के दौरान आप अपनी राय मिस कॉल के जरिए भेजिए। शो के आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी राय से आप लोग कितना सहमत हैं या फिर नहीं हैं। एक बार फिर अपनी राय दोहरा देता हूं, यूपी में बीजेपी को हराना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के चुनाव में विकास का नारा है तो जाति और धर्म की राजनीति भी है। धर्म की राजनीति अक्सर वोटों के ध्रुवीकरण की तरफ चली जाती है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि ध्रुवीकरण हमेशा फायदेमंद ही हो। 1989 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अयोध्या से चुनाव प्रचार शुरू किया था, लेकिन राम राज्य लाने के उनके वादे पर जनता ने भरोसा नहीं किया और कांग्रेस हार गई। लेकिन राम मंदिर आंदोलन की हवा पर सवार होकर जब बीजेपी ने 1991 का लोकसभा चुनाव लड़ा और यूपी में ही विधानसभा का चुनाव भी लड़ा तो उसके लिए मंदिर कार्ड चल पड़ा। यूपी में पहली बार बीजेपी की तब सरकार बनी थी, लेकिन 2 साल बाद 1993 में बीजेपी के अयोध्या कार्ड पर मुलायम सिंह यादव और काशीराम का गठबंधन भारी पड़ गया। बीजेपी नंबर 1 पार्टी तो बनी लेकिन सरकार नहीं बना पाई। और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का हिंदू कार्ड जमकर चला। दिवाली और ईद से लेकर श्मशान और कब्रिस्तान तक के मसले उछले, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को भरपूर मिला। पार्टी ने अपने इतिहास की
सबसे शानदार जीत यूपी में रिकॉर्ड की थी। इस चुनाव में भी नारा भले विकास का दिया जा रहा है, लेकिन वोटों के लिए धार्मिक भावनाओं पर भी जोर है। सीएम योगी इन दिनों पश्चिमी यूपी का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं राम का नाम वो जरूर ले रहे हैं। योगी का ये पारंपरिक पॉलिटिकल अंदाज विपक्ष को भी अब परेशान कर रहा है, खास तौर पर उनकी विरोधी मायावती को, जो आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिलकर चुनावों को हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। हालांकि अखिलेश अब भी पिछड़ा और किसान के मुद्दे के साथ मैदान पर बने हुए का दावा करते हैं। यूपी की पूरी सियासत अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां सत्ता में आने और सरकार बनाने के लिए हर दल बेताब है। कहीं धर्म का नाम लेकर ध्रुवीकरण हो रहा है, तो कहीं त्योहारों का नाम लेकर सियासी तलवारें भांजी जा रही है। किसानों पिछड़ों का मुद्दा भी है, लेकिन अंदर खाने पूरा जोर पॉलिटिकल पोलराइजेशन पर है। जय श्री राम। इस अंधी रेस में सब जी जान से भाग रहे हैं। योगी पिछले 2 दिनों से पश्चिमी यूपी में चुनाव चौपाल लगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि उनके राज में त्योहार मनाने की आजादी लौटी है। तो मायावती कह रही हैं, बीजेपी एसपी मिलकर चुनावों को हिंदू मुसलमान में बांट रही है। इस बहस से दूर अखिलेश यादव किसानों और पिछड़ों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे, लेकिन आज आपने देखा होगा पर्व और त्योहार कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। भाजपा खासकर यूपी में सपा आदि से अंदरूनी मिली भगत व सांठ-गांठ करके सांप्रदायिक व धार्मिक मुद्दों को उठाने का भी पूरा प्रयास कर रही है, ताकि ये जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम हो जाए। इस बार चुनाव में पिछड़ों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होके रहेगा। अब आप राजनीतिक पार्टियों के चुनावी गणित को समझिए। सीएम योगी हिंदू हितों की बात कर रहे हैं, यानी नजर हिंदू वोटों पर है जो करीब 80% है। अखिलेश यादव पिछड़ों के इनकलाब की बात कर रहे हैं तो इसलिए कि उन्हें लगता है कि इस बार यादवों के 10% वोट, मुस्लिमों के 19% वोट और अति पिछड़े वर्ग के करीब 20% वोट मिलकर उनका बेड़ा पार कर देंगे। मायावती अनुसूचित जाति के 21% वोट, मुस्लिमों के 19% वोट और ब्राह्मणों के 10% वोट मिलने की उम्मीद लगाए बैठी हैं। इसीलिए हर दल अपने हिसाब से वोटों का ध्रुवीकरण चाहता है, साथ ही यह भी दिखाना चाहता है कि उसकी कमीज दूसरे से साफ है। और इसीलिए बात खानदान तक आ पहुंची है। योगी पानी पी पी कर यादव खानदान को कोस रहे हैं तो अखिलेश भी पीछे नहीं है। कोई चाचा था, कोई काका था, कोई नाना था, कोई मामा था, कोई भांजा था, कोई भतीजा था, कोई बबुआ था, कोई किसी रूप में काम करता हुआ दिखाई देता था। नियुक्ति के नाम पर पैसा वसूल लिया जाता था। अपने खानदान के पास चले जाएं मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा। किसे खानदान याद आएगा? किसको माँ बाप याद आते हैं? आखिरी में किसको याद आते हैं? तो अब ये मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं। खानदान की इस बहस के बीच आज लखीमपुर का मामला फिर से लाइमलाइट में आ गया, क्योंकि लखीमपुर हिंसा पर एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आशीष मिश्रा और उनके दोस्त अंकित दास की गन से गोलियां चली थी। इसी मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईटी पर किसी खास को बचाने की बात कहते हुए नाराजगी जाहिर की थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया इतने बड़े मामले को लेकर के कि आखिरकार किसको बचा रही है सरकार और किसके लिए एसआईटी बनी है, और गृह राज्य मंत्री का भी इस्तीफा नहीं, और वो मंच पर जहां देश के गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पूरी सरकार हो, क्या उम्मीद करोगे न्याय मिलेगा उन किसानों को? जिसको जहां से मौका मिल रहा है वो वहीं से एक दूसरे को घेर रहा है, और ये तो बस शुरुआत भर है। जैसे जैसे कैलेंडर पर तारीख बदलेगी, चुनावी तपिश और बढ़ती जाएगी। यूपी के चुनाव में इस बार कई सारे प्लेयर्स हैं। बीजेपी पावर में है ही तो समाजवादी पार्टी भी लड़ाई में दिख रही है। बीएसपी भी है, कांग्रेस भी प्रियंका के दम पर अपनी मौजूदगी की दस्तक दे रही है।
तो वहीं आम आदमी पार्टी और ओवैसी की MIM भी आ पहुंची है। लेकिन 5 साल पहले जिस समाजवादी पार्टी को हराकर बीजेपी जीती थी, इन दोनों पार्टियों और इनके नेताओं में आज कितना दम है, अब जरा इसको देख लेते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी से गठबंधन किया, जबकि अपना दल उसके साथ पहले से ही है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी से छिटके ओम प्रकाश राजभर की पार्टी समेत महान पार्टी और दूसरे छोटे छोटे दलों से गठजोड़ लगातार कर रही है। बीजेपी कुशीनगर हवाई अड्डे से लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए विकास की बात करती है, तो अखिलेश यादव अपने दौर में साइकिल और लैपटॉप बांटने जैसे कार्यक्रमों की याद दिला रहे हैं। जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मंदिर और हिंदुओं की बात कर रहे थे, उससे साफ है कि उनकी नजर हिंदू वोटों पर है, जबकि अखिलेश यादव दूसरी पिछड़ी जातियों को जोड़कर नया सामाजिक समीकरण बनाना चाहते हैं, जो उनके वोट बैंक में वृद्धि कर सके। मुख्यमंत्री योगी बेहतर कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं, तो अखिलेश लखीमपुर हिंसाकांड से सरकार को आईना दिखाते हैं। अखिलेश को किसान आंदोलन के कारण सरकार से उपजी नाराजगी से भी अपने लिए बहुत उम्मीद दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी के पास मोदी, योगी और शाह की तिकड़ी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश को अपने बेस वोट की मजबूती का भरोसा है, जिसमें यादव और मुस्लिम के अलावा MBC यानी अति पिछड़े वर्ग का वोट पाने की जुगत पे वो लगे हुए हैं। जब चुनाव होता है तो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म हो जाता है अक्सर वादे भी हवा हो जाते हैं। यूपी में जो होगा वो मार्च में पता चलेगा। अभी बिहार की बात करते हैं। देखिए कि जहरीली शराब से जिनकी जानें गईं, उनकी कीमत बीजेपी सांसद और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने 5,000 रुपए तय कर दिए हैं। फिर क्या था, जनता का क्रोध उमड़ पड़ा तो नेताजी को वहां से भागना पड़ा। जहरीली शराब ने दिवाली के वक्त ही कई घरों के चिराग बुझा दिए। जिंदगी के उस अंधेरे में बिहार की सुशासन वाली सरकार ने पीने वालों पर तो सवाल उठा दिया, लेकिन पिलाने वालों पर चुप्पी छाई रही। इस बीच नीतीश कुमार की सत्ता की पालकी ढोने वाली बीजेपी ने हद ही कर दी। जहरीली शराब से मारे गए लोगों की जान की कीमत रख दी सिर्फ 5,000 रुपए। पैसा बांटने वाले ये जनाब हैं बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जो बेतिया से बीजेपी के सांसद भी हैं। लेकिन अपने ही सांसद से लोगों की नाराजगी इस कदर बढ़ी कि लोगों ने इनको दौड़ा लिया। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। संजय जायसवाल बेतिया पहुंचे थे जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों के परिजनों से मिलने, लेकिन जनता और यहां मौजूद स्थानीय पत्रकारों ने एक एक कर सवाल दागने शुरू कर दिए। क्या आपको लगता है कि 16 तारीख की बैठक में बिहार में ये अंग्रेजी शराब चालू हो जाएगा? क्यों चालू होगा जी? तो बंद रहेगा। अच्छी बात है। आज तक तो 5 साल हो गए, आज तक बिहार सरकार का बंद हो, क्या फायदा? फ्लॉप हो गया। बंद से क्या फायदा? जनता की अदालत में संजय जायसवाल का ऐसा ट्रायल चला कि जवाब देते नहीं बन रहा था। आपको नहीं लग रहा है शराबबंदी फ्लॉप है बिहार में? देखिए, घटनाएं दूसरे प्रदेशों में भी जहां शराब अलाउड है वहां भी घटी है, जो लोकल स्तर पर उससे ज्यादा यहाँ पे नहीं घटा है। उन पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई वाले सवाल का संजय जायसवाल ने ऐसा जवाब दिया कि लोगों का गुस्सा बढ़ना लाजमी था। ये कहा कि जो शराबबंदी वाले राज्य में हुआ है, वैसी मौतें तो बाकी राज्यों में भी होती हैं। शराब बंद होने के बाद भी शराब कैसे मिल रहा है यहाँ पे? उसी के लिए ना हो रहा है, पुलिस उसी के लिए अग्रेसिव। तो मरने के बाद सर पुलिस चेक करती है कि मरने से पहले भी करती है। आज तक अगर 600 लोगों को पुलिस के और एक्साइज के अफसरों को नौकरी से निकाला जा चुका है। हिंदुस्तान में कोई दूसरा प्रदेश नहीं है जहाँ 600 सिपाही पुलिस के आदमियों को और एक्साइज वालों को नौकरी। आखिरकार सर ये बताइए, ऐसा कैसे चलता रहेगा? जनता के सवालों का संतोषजनक जवाब न दे पाना थी नाराजगी की वजह नंबर 1। संजय जायसवाल जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों के परिवार वालों से मिलने पहुंचे तो उनके हाथ में थमा दिए लिफाफे।
गिनो। कितना? 5,000। एक जान के कीमत बिहार में 5,000। इस लिफाफे में थी मदद के तौर पर महज 5,000 की रकम। ये थी ग्रामीणों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह। इसके बाद की तस्वीरें देखिए कि नाराज लोग संभाले नहीं संभल रहे। संजय जायसवाल का काफिला गुजर रहा था, लेकिन लोग उनसे सवालों के जवाब जाने बगैर जाने देने के मूड में नहीं दिख रहे थे। जैसे तैसे जान बचाकर जायसवाल भागे, लेकिन लोगों ने आखिर तक गाड़ी का पीछा किया। ये गुस्सा बताता है कि सरकारी लापरवाही की कीमत नेताओं के बिगड़े बोल नहीं हो सकते, और गरीब से गरीब आदमी की जान की कीमत चंद रुपयों के नोट तो बिल्कुल नहीं। जनता भले ही ग्रामीण दिखाई देती हो, भोली दिखाई देती हो, लेकिन ये जनता बहुत समझदार है, जानती है कि किस नेता से क्या सवाल पूछना है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, ताकत है। और अब आज की लीड स्टोरी पर अपनी राय मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं। मेरी राय यह है कि यूपी में बटे हुए विपक्ष के लिए बीजेपी को हराना इन हालात में आसान नहीं होगा। आप मेरी राय से सहमत है या नहीं है? आपको मिस कॉल देनी है, मुझे अपना फीडबैक बताना है। अभी तक 66% लोग मेरी इस राय से सहमत हैं, 34% लोग असहमत हैं। कार्यक्रम के आखिर में हम कुल नतीजे भी आपको जरूर दिखाएंगे। 7823944001 पर आप मिस कॉल दें अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं, और नहीं है तो 02 आखिर में लगा लें। आगे बढ़ने से पहले आज की लीड स्टोरी पर मेरी राय आपके सामने एक बार फिर रख देता हूं, और मेरी राय है कि यूपी के चुनाव में बटे हुए विपक्ष के लिए बीजेपी को हराना आसान नहीं होगा। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। अभी तक 65% लोग मेरी इस राय के साथ सहमत है। कार्यक्रम के आखिर में हम कुल नतीजे भी आपको जरूर दिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि दिवाली से पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर ड्रग्स माफिया से रिश्तों के संगीन आरोप लगाए थे। तब फडणवीस ने यह कहा था कि वो दिवाली के बाद बम फोड़ेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने आज वो बम फोड़ दिया, और नवाब मलिक का संबंध सीधे अंडरवर्ल्ड से स्थापित करने की कोशिश की। 1993 में मुंबई ब्लास्ट के दोषी और दाऊद इब्राहिम से जुड़े शख्स से जमीन खरीदने का आरोप उन्होंने नवाब मलिक पर लगा दिया है। फडणवीस ने आरोपों का बम फोड़ा तो नवाब मलिक वादा करके गए कि कल सुबह 10 बजे वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिवाली गुजर गई, पर महाराष्ट्र में आरोपों के धमाके जारी हैं। ड्रग्स से शुरू हुई ये कहानी सियासत के रास्ते निजी हमलों तक आई। ड्रग्स का खेल ये देवेंद्र जी के इशारे पे इस राज्य में चल रहा है, और अब ये 1993 के मुंबई ब्लास्ट से होती हुई दाऊद इब्राहिम तक पहुंच चुकी है। आमने सामने है महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। दिवाली से पहले मलिक ने फडणवीस पर ड्रग माफिया से कनेक्शन का आरोप लगाया था, और पलटवार करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर दाऊद और मुंबई ब्लास्ट के गुनहगारों से जमीन खरीदने का आरोप लगा दिया। कुर्ला में एक 3 एकड़ जगह, इसको गोवा वाला कंपाउंड कहा जाता है, एलबीएस रोड पर इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल, इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। फराज मलिक नवाब मलिक के बेटे हैं, और जिस सॉलिडस इन्वेस्टमेंट कंपनी पर फडणवीस आरोप लगा रहे हैं उसमें मलिक परिवार की हिस्सेदारी है। इस जमीन की रजिस्ट्री में शाह वली खान और सलीम पटेल का नाम है, और फडणवीस का आरोप है कि पैसा भी इन्हीं के खाते में जमा किया गया। फडणवीस के मुताबिक जिस सरदार शाह वली खान से नवाब मलिक के बेटे ने जमीन खरीदी वो मुंबई बम ब्लास्ट का गुनहगार है,
1993 सीरियल ब्लास्ट केस में शाह वली खान को उम्र कैद की सजा हुई और वो जेल में है। शाह वली खान ने धमाकों से पहले मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई महानगर पालिका की रेकी की थी। जिस दूसरे शख्स सलीम पटेल का नाम फडणवीस ने लिया है वो दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर और बॉडीगार्ड था। फडणवीस का आरोप है कि पारकर की संपत्तियों में सलीम पटेल पावर ऑफ अटॉर्नी रहता था। 2007 में सलीम पटेल हसीना पारकर के साथ गिरफ्तार भी हुआ था। अब इन्हीं दोनों को लेकर फडणवीस आरोप लगा रहे हैं तो नवाब मलिक सारे आरोपों को गलत बता रहे हैं। क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? उन्होंने हमसे संपर्क किया कि हम आपके पास जो गोडाउन है उसकी ओनरशिप हम या पूरी ओनरशिप देना चाहते हैं। हमने उनसे ओनरशिप ली। उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी था सलीम पटेल, उससे हमने रजिस्ट्री की। वो सारे कागजात उपलब्ध हैं। अगर वो किसी को कहती है कि ये मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी है, उससे आप पूरा आपका जो भी व्यवहार है वो पूरा कर लो, तो हमने वो पूरा करने का काम किया। किसी भी तरह से कोई अंडरवर्ल्ड के दबाव में या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। फडणवीस का आरोप है कि नवाब मलिक ने कुर्ला के एलबीएस रोड पर 3 एकड़ जमीन जिसका मार्केट प्राइस 3.5 करोड़ से ज्यादा था उसे 25 से 30 लाख में खरीदा, यानी कौड़ियों की मोल। ऐसा फर्जी किराएदारी दिखाकर किया गया। फडणवीस का आरोप है कि जमीन सस्ती इसलिए दी गई क्योंकि टाटा के आरोपियों की जमीन सरकार जब्त कर लेती है। दूसरी तरफ नवाब मलिक ने सारे आरोपों को खारिज किया है। 8,500 का रेडी रेकनर रेट स्क्वायर मीटर का, 2,000 पर स्क्वायर फीट का मार्केट रेट, और उसको खरीदा जा रहा है 25 रुपया स्क्वायर फीट से, और एक्चुअल पेमेंट हो रहा है 15 रुपया स्क्वायर फीट से। इनके ऊपर टाड़ा लगा था। इस जमीन पे ऑलरेडी 140 मकान बने हुए हैं। इस जमीन के अधिकांश हिस्से पे झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं। उसमें जो गोडाउन का पोर्शन है, यह आगे की एक छोटी सी 8 दुकान 8 मकान की इमारत है। उतनी ही अभी चीजें हैं। उसमें भी 6 दुकानें हमारे पास हैं, जो पहले से 4 दुकानें थी। कहानी तब शुरू हुई जब फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की एक तस्वीर लेकर नवाब मलिक आए, जिसमें वो ड्रग माफिया जयदीप राणा के साथ दिखी। अब जवाब में फडणवीस कागज दिखा रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड और आतंकियों से मलिक ने जमीन खरीदी। आरोपों की इस सीरीज का यह आखिरी धमाका नहीं है। इंतजार कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। इसीलिए मैंने कल लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे दौर कोई भी हो, मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राजनीति से नाता बेहद पुराना है। कभी खून की खोली खेलने वाले मुंबई के डॉन खुद सफेद चोला पहनकर राजनीति के मैदान में कूदे, तो कभी नेताओं के साथ उनकी सांठगांठ के आरोप लगे हैं। मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान ने 1984 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ बनाई थी, लेकिन ना पार्टी चली और ना हाजी मस्तान की राजनीति आगे बढ़ी। अरुण गवली 2004 में इसी राह पर चला और अपना राजनीतिक दल अखिल भारतीय सेना बनाया। चुनाव मैदान में कूदकर वो महाराष्ट्र की असेंबली तक पहुंच गया। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने यह आरोप लगाया था कि डॉन करीम लाला से मिलने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आती थी। करीम लाला के पोते समीर खान उर्फ कलीम लाला ने आरोप लगाया था कि शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीम लाला से रिश्ते थे। वहीं हाजी मस्तान के दत्तक पुत्र सुंदर शेखर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस नेता मुरली देवड़ा और सुशील कुमार शिंदे हाजी मस्तान से मिलने आया करते थे। अब अंडरवर्ल्ड की दुनिया से नेताओं का रिश्ता फिर जुड़ रहा है और ये आरोप तो नेता खुद ही एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का ये कीचड़ उछलना शुरू हुआ आर्यन ड्रग्स केस की वजह से,
इस मामले में आरोप सिर्फ नेताओं पर नहीं लग रहे हैं, बल्कि जांच करने वाली एजेंसी एनसीबी है, उसके अफसर तक सवालों के घेरे में आ चुके हैं। बॉलीवुड के किसी सस्पेंस थ्रिलर की तरह इस कहानी में किरदार लगातार जुड़ते जा रहे हैं और हर किरदार अपने साथ एक नई कहानी को लेकर सामने आ रहा है और ये मामला काफी ज्यादा इसीलिए आपस में गुत्थम गुत्था हो गया है। एक ड्रग्स कांड और किरदार पर किरदार। आर्यन ड्रग्स कांड में एनसीबी की विजिलेंस कमेटी से लेकर कोर्ट तक मामला उछल रहा है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने मुंबई पुलिस से डील वाली हर जगह की सीसीटीवी फुटेज मांगी है। 2 दिन तक प्रभाकर सैल का बयान दर्ज हुआ। डील से जुड़े 2 और लोगों के भी बयान दर्ज किए गए। शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी को भी सम्मन भेजा गया। पूछताछ चूंकि विजिलेंस इंक्वायरी है, मैं उसके कंटेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये है कि आज इनकम्प्लीट है, कल हम लोग फिर शुरू करेंगे। इस कहानी में 4 बड़े नाम हैं, जिनके साथ कई किरदार जुड़ते चले जाते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम नाम है बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का। आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं, जिन्हें क्रूज से ड्रग्स के आरोप में पकड़ा गया। आर्यन के साथ उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट को भी पकड़ा गया। अरबाज पर जूते में ड्रग्स रखने का आरोप लगा। शाहरुख से जुड़ी तीसरी कड़ी है उनकी मैनेजर पूजा डडलानी। आरोप है कि किरण गोसावी के साथ पूजा डडलानी ने पैसों की डील की। चौथा नाम है अनन्या पांडे का, जो आर्यन की दोस्त हैं। आर्यन के साथ अनन्या के चैट में ड्रग्स का एंगल सामने आने का आरोप एनसीबी ने लगाया है। आर्यन के पकड़े जाने के बाद जो शख्स उनके समर्थन में सबसे पहले आया वो थे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक। मलिक यूं ही इसमें नहीं कूदे, बल्कि उनके साथ भी जुड़े थे कई किरदार। नवाब मलिक के दामाद समीर खान को समीर वानखेड़े ने ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसका हिसाब चुकाने का उनको मौका मिला। नवाब मलिक का कनेक्शन सुनील पाटिल नाम के शख्स से जोड़ा गया। पाटिल पर आरोप लगा कि वो क्रूज ड्रग्स पार्टी का मास्टरमाइंड था। इस मामले का तीसरा पक्ष है एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का, जो क्रूज मामले की जांच कर रहे थे, लेकिन अब खुद संगीन आरोपों के घेरे में हैं। समीर वानखेड़े पर फर्जी तरीके से नौकरी पाने और आर्यन मामले में वसूली का आरोप लगा है। समीर पर आरोप लगे तो उनकी पत्नी क्रांति रेडकर उनके बचाव में आगे आईं, लेकिन क्रांति की बहन हर्षदा पर ही नवाब मलिक ने नशीली दवाओं के कारोबार में शामिल होने का आरोप लगा दिया। वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव भी धर्म छिपाने के आरोप में घिरे हैं। लेकिन समीर वानखेड़े के लिए परेशानी का सबब बने हैं मनीष भानुशाली और केपी गोसावी। भानुशाली और गोसावी आर्यन केस के गवाह हैं। भानुशाली बीजेपी कार्यकर्ता है और आरोप है कि एनसीबी की रेड उसके प्लान का हिस्सा था। केपी गोसावी खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है और धोखाधड़ी के आरोप में जेल में है। अगला नाम है प्रभाकर सैल का, जो गोसावी का बॉडीगार्ड था और इसी के बयान से इस केस में भूचाल आ गया। सैल ने गोसावी के जरिए वानखेड़े पर आर्यन केस में वसूली का आरोप लगाया है। अब एनसीबी की विजिलेंस टीम और मुंबई पुलिस की एसआईटी सैल के आरोपों की जांच में जुटी है, लेकिन अब ड्रग्स मामले में सियासी एंगल भी जुड़ गया है और ये शुरू हुआ नवाब मलिक के आरोपों से, जो उन्होंने लगाए पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर ड्रग्स कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मलिक ने इस मामले में फडणवीस की पत्नी अमृता को भी लपेट लिया। मलिक ने ड्रग माफिया जयदीप राणा के साथ अमृता फडणवीस की तस्वीर पेश कर दी। यही नहीं, बीजेपी नेता मोहित कंबोज के जरिए फडणवीस पर मलिक ने निशाना साधा। मलिक का आरोप है कि कंबोज आर्यन की किडनैपिंग कर फिरौती वसूलना चाहता था। मलिक के आरोपों के घेरे में ऋषभ सचदेव भी आ गया, जो मोहित कंबोज का साला है। नवाब मलिक का आरोप है कि क्रूज रेड में इसे छोड़ दिया गया था। एक तार से दूसरा तार जुड़ रहा है। ये मामला ड्रग्स का है, टारगेट कर वसूली का, या फिर सियासी रार में शिकार बनाने का। इसका खुलासा तो जांच से होगा, लेकिन तब तक कहानी का हर किरदार शक के घेरे में रहेगा। और इसमें कोई शक नहीं, हम सब जानते हैं कि ड्रग्स सेहत के लिए बुरी होती है, उससे बचना ही चाहिए। उसी तरीके से कोरोना से भी इस मौसम में बचना बहुत ज़रूरी है। आप मास्क पहन कर रखिए, टीका भी ज़रूर लगवाइए। एबीपी न्यूज़ आपके लिए #मास्कअपइंडिया अभियान को चला रहा है। आप भी इसका हिस्सा बनिए। अपनी मास्क वाली सेल्फी हमें भेजिए, जिससे हम इसी तरीके से हर रोज़ इंडिया चाहता में दिखाते हैं। मकसद साफ है कि आपकी तस्वीरों को दिखाकर बाकी लोगों को भी प्रेरित करें कि वो भी तस्वीर लें, मास्क पहने और हमको यहाँ भेजें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।